हेलो एवरीवन। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के क्वेश्चंस को। और हम लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये शिफ्ट 20 जनवरी 2025 को हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस इस बार दो शिफ्ट में हुआ था। एक था 18 जन और एक है 20 जन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 जन 2025 के क्वेश्चंस को। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने बेसकीमती कमेंट को जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 25 क्वेश्चंस है और आपको मैं 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में हमसे पूछ रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर कंफ्लिक्ट होता है कोई भी, तो उसमें से जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा वो प्रिवेल करेगा, उसकी बात मानी जाएगी। तो ये कौन सा जजमेंट है? तो ये एक्चुअली में ये जजमेंट है चंपक दोराई राजन केस। ओके, इट वाज चंपकम दोराई राजन केस वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास 1951। ये केस हुआ था और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस है। अब यहां जितने केस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी लैंडमार्क केसेस हैं। इनसे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन में चेंजेस आया है, या वो गोलकनाथ केस हो, केशवानंद भारती हो, मिनर्वा मिल्स हो, या ए के गोपालन केसेस हो, या आई आर कोयलो केस हो, हर या इंद्रसाइनी केस हो। तो हर एक केस जो आपका है वो एक लैंडमार्क केस है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको चंपकन दोराई राजन केस के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जो कि हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करेगा। उसमें हम लोग 10 मिनट्स में कोशिश करेंगे कि आपके हर एक केसेस को अच्छे से समझ के आप उसको समझ पाओ। ठीक है, तो मैं बात करता हूं चंपकन दोराई राजन केस के बारे में। तो मैडम चंपकम दोराई राजन एक स्टूडेंट थी मद्रास में। ओके, और इन्होंने मेडिकल का एग्जामिनेशन दिया था। इससे पहले मैं आपको एक बस मैं बताना चाहता हूं कि 1927 में एक कास्ट बेस्ड सेंसस आया था मद्रास में, जिसमें कास्ट के अनुसार से आपको रिजर्वेशन दिया गया था। तो इस कारण से क्या हुआ, मैडम को काफी दिक्कत, और मैडम ने जब एग्जाम दिया तो वो पास नहीं कर पाई थी एग्जामिनेशन को बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। सो ये सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगा गई कि ये जो रिजर्वेशन है दैट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दैट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसमें आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16 का वायलेशन के बारे में बताया गया था। नाउ व्हाट इज आर्टिकल नंबर 15? आर्टिकल नंबर 15 इज देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और 16 में बोला जाता है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा इंप्लॉयमेंट का, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी सेक्स से हो, तो आपको सब चीज मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि ये एक वायलेशन है इसका, फंडामेंटल राइट्स का। अब हुआ क्या, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बोला गया है कि आपको बैकवर्ड क्लासेस को सपोर्ट करना है। तो ये एक केस हो गया था फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी का। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो काफी डिस्कशन के बाद ये पता चला कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दैट इज बाइंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो जो है बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे। और डीपीएसपी क्या है, ये एक वेलफेयर स्टेट की कामना करता है और ये बाइंडिंग नहीं है। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो होगा वो प्रिवेल करेगा ऑन डीपीएसपी। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी तो फंडामेंटल राइट्स की ही बात मानी जाएगी। इसके बाद हम लोग का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन को ऐड किया गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस केस में चप्पकम दोराई राजन केस में आपको यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट विल बी द विनर। अब बताए डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और डीपीएसपी कहां से लिया गया है, तो डीपीएसपी लिया गया है हमारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an antecedent river? Now,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट रिवर? एंटीसीडेंट रिवर का मतलब यह होता है कि ऐसा रिवर जो हिमालय के बनने से पहले आया हो, हिमालय के बनने से पहले से वो रिवर मौजूद हो, तो उसे कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। तो इनमें से कौन सा है? इंडस, यमुना, कोशी और गंगा। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यमुना। नाउ आपको पता होगा हिमालय क्या है? हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स आपको हिमालयस है। अब ये जैसे कि आपको इंडस रिवर है, इंडस रिवर आपको तिब्बत में एक ग्लेशियर जिसका नाम है बोकार्चू ग्लेशियर, ओके, दैट इज बोकार्चू ग्लेशियर, वहां से आपको इंडस रिवर निकलता है। गंगा, गंगा निकलती है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक्चुअली में क्या होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से आपको निकलती है भागीरथी, जो आपको भागीरथी रिवर है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और बाद में ये अलकनंदा, अलकनंदा से मिलती है कहां पे? देवप्रयाग में, और इसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। और गंगा और यमुना जहां मिलती है उसे हम लोग कहते हैं प्रयागराज। वो क्या है हमारा? वो है प्रयागराज। और कोशी, कोशी भी नेपाल से निकलती है। कोशी 3 रिवर से मिलके बनी हुई है, कोशी 3 रिवर से मिलके कोशी कहलाती है। एक होता है सन कोशी, एक होता है अरुण कोशी, और एक होता है तमुर कोशी। इन तीनों से मिल करके आपको कोशी रिवर बनी हुई है, और ये नेपाल से आती है, मीन्स ये हिमालय से पहले से ही है। आपको कोशी रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? कोशी रिवर को हम लोग कहते हैं बिहार का सौरो, बिहार सौरो, कोशी रिवर को हम लोग कहते हैं। और जो हमारी यमुना रिवर है यमुना रिवर जो है वो बाद में बनी है, वो एंटीसीडेंट रिवर नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आपको जाता है यमुना के ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो यमुना का मेजर 4 ट्रिब्यूटरी है। आपको यमुना का मेजर 4 ट्रिब्यूटरी है, तो हम लोग ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो यमुना का 4 ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? तो आपको ध्यान रखना है CSB के, ओके, ये यमुना का ट्रिब्यूटरीज है। 4 मेन ट्रिब्यूटरीज आपको जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला चेनाब, दूसरा सिंध, बी फॉर बेतवा, और के फॉर केन। तो ये आपको 4 ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, नंबर 3 क्वेश्चन, कि एक स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज है आउल का, जो सेंट्रल एशिया में मिलता है, और ये लिस्टेड है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। आपको पता होगा आईयूसीएन एक रेड डाटा बुक निकालता है जिसमें वो अलग अलग स्पीसीज को इंडेंजर्ड कैटेगरी या क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर वनरेबल इस कैटेगरी में रखता है, जो रेड लिस्ट होता है आईयूसीएन का, और ये 2018 में इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया था। अब ये 2018 क्वेश्चन आप 2024 में आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये 2023 में 2024 में काफी बार देखा गया था। कहां? आपको मेलघाट टाइगर रिजर्व में, ठीक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व में ये काफी बार आपको देखा गया था, बार बार देखा जा रहा था। तो ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया आपका, ओके। तो ये आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा हमारा फॉरेस्ट आउलेट। ये क्या है हमारा? फॉरेस्ट आउलेट। ये जो आपको पंक्षी दिखाई दे रहा है ये क्या है? फॉरेस्ट आउलेट, और इसे कैटेगरी दिया गया है इंडेंजर्ड। क्योंकि देख रहे हो आप, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी को मेलघाट टाइगर रिजर्व में एक कैंप लगा था, मेलघाट टाइगर रिजर्व में, और बार बार इसे देखा जा रहा था ये आउलेट को। एक्चुअली में क्या हुआ था, ये पहली बार इसको 1873 में देखा गया था, उसके बाद 1884 के बाद उसको देखा ही नहीं गया था, तो इसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था काफी सालों तक। लेकिन उसके बाद 1997 में इसको वापस से रीडिस्कवर किया गया, और ये सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट में एंडेमिक है। और मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पे है आपको? ये मेलघाट टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में है, और इसको हम लोग देख सकते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन कुछ कुछ लोकेशंस में हम लोग इस आउलेट को देखते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर? क्लास 7 का क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, जिसमें बोला गया है कि रेड एसिडिक में होता है और ब्लू बेसिक में होता है। अगर कोई बच्चे को पूछेगा तो ये क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो ये आंसर क्या होगा आपका? ए, लिटमस पेपर। तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास रेड लिटमस है तो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। किसके प्रेजेंस में? तो बेस के प्रेजेंस में आपको रेड लिटमस ब्लू में चेंज होगा।
और ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा रेड में, किसके प्रेजेंस में, तो एसिड के प्रेजेंस में हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन था, लेकिन ये जो तीनों आपको एग्जाम्पल हैं, ये तीनों भी आपको इंडिकेटर्स के कैटेगरी में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ओके, अब फिनॉल क्या है, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। अब फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल एसिड में और बेस में, अगर फिनॉल है और एसिड अगर डाला जाएगा तो वो कलरलेस होगा, उसमें कोई भी कलर शो नहीं होगा, और अगर बेस डाला जाएगा तो या तो पिंक या तो रेड कलर आपको शो होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्रोमिथाइलमोल ब्लू। ये जो होता है, ये आपको अगर आप इसमें येलो, अगर आप इसमें एसिड डालोगे तो ये येलो में हो जाएगा चेंज। ये किस में हो जाएगा चेंज, येलो में, एसिड में, और बेस का इसमें कोई रोल नहीं है। और अगला होता है एक मिथाइल ऑरेंज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखने हैं। फिनॉल में आपको कलरलेस रहता है एसिड में, और बेस में पिंक या रेड होता है, और मिथाइल ऑरेंज रेड होता है आपको एसिड में और बेस में येलो होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लिबरलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरल, जब हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब कोई जो कि हमारा ईज होगा, जो हमारा रेगुलेशंस होगा, जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस होगा, उसमें ईज होना चाहिए, तो उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो आप अगर पहला ऑप्शन देखोगे, द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर, तो भाई लिबरलाइजेशन की बात हो रही है तो स्ट्रिक्ट क्यों होगा। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, अब अगर लिबरलाइज कर रहे हैं तो वापस से सेम रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस क्यों होगा, ये भी ऑप्शन खत्म। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग, अच्छा हम लोग लिबरलाइज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं रेगुलेशंस को, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। इसका मतलब क्या होता है, इसका लिबरलाइजेशन का मतलब, यू हैव द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और रिमूविंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये होता है मतलब लिबरलाइजेशन का। ओके, नाउ व्हेन डिड जेम्स चैडविक प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये किस साल हुआ था, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ये 1932 में जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। अगर अब हम लोग बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात हो गई है, तो हम लोग को ध्यान रखना है किसका, जो दो एलिमेंट, जो दो आपको और हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने खोज किया था, तो इलेक्ट्रॉन खोज किया था जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन खोज किया था रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 एंड प्रोटॉन 1909 में। तो आखिरी में आपका खोज हुआ था न्यूट्रॉन का। ओके, अब न्यूट्रॉन में क्या है, आपको नो चार्जेस, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में होता है आपका नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। बात करें हम लोग न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों मिलता है हमारे न्यूक्लियस ऑफ एटम में। अगर हम बात करते हैं एटम की, तो एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका ऑर्बिट हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए आपको मिलेगा क्या, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है ऑर्बिट में। आपको पता होगा ऑर्बिट के बारे में, वो स्टार्ट होता है के से, KLMN, इस तरह से आपको ऑर्बिट चलता है। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। वापस से एक काफी स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर करोगे, नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो साउथ सेंट्रल जोन का क्या है हेडक्वार्टर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो कुछ मैंने आपको लिस्ट दे दिया है, आप इसे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, तो एक्चुअली में क्या, कुछ कुछ को आपको याद रखना है जो कि अलग है, जैसे कि मालीगांव गुवाहाटी, ये नॉर्थ ईस्ट का है। उसके बाद हाजीपुर, हाजीपुर कहां का है, आपका ईस्ट का है। सिकंदराबाद ये साउथ सेंट्रल का है। बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल का। हुबाली साउथ वेस्टर्न रेलवेज का। तो कुछ कुछ आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ
Moving to the next question. What is the name of the software launched by National Minorities Development and Finance Corporation NMDFC? और ये किसके लिए किया गया है? फॉर डिजिटलाइजिंग लोन अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इंटीग्रेटिंग MIS पोर्टल। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से एक तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो NMDFC सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि आपको इस एक्रोनिम को एब्रिविएशन को तोड़ के दे दिया है आपको। जैसे मिला आपको दे दिया माइनॉरिटी लोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, उस तरह मिलान कर दे दिया माइनॉरिटी लोन अकाउंटिंग फॉर NMDFC। अब इससे हम लोग क्या रखते हैं, डिजिट मिलाप तो कैंसिल हो जाता है आपका, क्योंकि NMDFC के द्वारा एक लोन के बारे में बात की गई है, लोन अकाउंटिंग के बारे में बात की गई है। तो भाई अब लोन एक्स, अब इस दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि NMDFC के द्वारा लोन मिलान जो है वो आपको चालू किया गया था, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी को देने वाला लोन्स है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज के बारे में ही है, तो इसलिए माइनॉरिटी लोन अकाउंटिंग फॉर NMDFC इसका आंसर होगा। इट इज अ स्टैटिक करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ओके, नाउ द प्रोडक्टिविटी ऑफ विच द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज इनिशियली इंक्रीज्ड ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s और 1970s के समय में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। अगर हम बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा और ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली किसका यूज करना स्टार्ट किया गया था, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा 4th 5 ईयर प्लान में इसकी बात की गई थी, 4th 5 ईयर प्लान में। और अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर की, तो वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर का नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ओके, नॉर्मन बोरलॉग है किसके, वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और अगर इंडिया की बात किया जाए तो आपको पता है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है वो कौन है, आपको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है। नाउ और अगर हम व्हाइट के बारे में बात करें, अगर व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बात करें जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है, तो इसके फादर कौन थे, तो इसके फादर हैं वर्गीस कुरियन। तो हमारा क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन में किसका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुआ था। तो ऑब्वियस बात है उस समय का मोस्ट स्टेपल डाइट, या हमारे इंडिया का मोस्ट स्टेपल डाइट कौन सा है, तो वो कौन है, व्हीट एंड राइस। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हीट एंड राइस। नाउ हाँ, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ ओपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था 10 मिनट्स का जो हमारा वीडियो सीरीज आने वाला है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपको 10 मिनट में अगर आप देख लोगे तो आपको इतने अच्छे समय में आ जाएगा वो वीडियो कि उसके बाद आपको कभी भी कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में टेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कोपन क्लासिफिकेशन को कि उसके बाद आपको ये जो कोड आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या कोड है, आपको लग रहा होगा ये कोड क्या है, आपको कोड का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह का ट्रिक रहेगा मेरे पास और इस तरह का ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप देखते साथ आंसर आप कर दोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को अगर मैं एलिमिनेट करूं तो भाई डेजर्ट क्लाइमेट बोल रहा है, डेजर्ट क्लाइमेट बोल रहा है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, डेजर्ट का पता है कोड क्या होता है, डेजर्ट का कोड होता है बिग डब्ल्यू। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कोपन क्लासिफिकेशन में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में ध्यान रखना है। तो कैपिटल अगर बात है तो कैपिटल डब्ल्यू होता है डेजर्ट क्लाइमेट को नोट करता है। तो यहां पे कहीं भी आपको कैपिटल डब्ल्यू है तो बस एक ही ऑप्शन में आपको कैपिटल डब्ल्यू है, दैट इज BWK। ओके, अब ये बी क्या है, ये स्मॉल के क्या है, ये ई क्या है, ये एफ क्या है, ये क्या है, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा कोपन क्लासिफिकेशन के बारे में। ये वीडियो 2 से 3 दिन में आपके पास आ जाएंगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद इस वीडियो के बाद इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा कि कोपन क्लासिफिकेशन का, तो उसको आपको जरूर देखना है। नाउ ये रहा आपको, अब देखो ये इंडिया का क्लासिफिकेशन है, ये वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन है। ओके, दिस इज वर्ल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, सॉरी। नाउ अब देख रहे हो लेटर कोड है, सब में आप देख रहे हो लेटर कोड है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एच है। अब इस सब कोड को मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा और इंडिया का कोड भी आप आराम से निकाल लोगे। अब देखो इंडिया में देखो रेगिस्तान कहाँ है, यहाँ पे है, तो देख रहे हो आप BW है यहाँ पे। ओके, सो मैं इसको आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
विच इंटरनेशनल ट्रीटी वॉज अडॉप्टेड इन 1992 टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स प्रिपेयर्स इफेक्ट्स। अब क्योंकि डेट दे दिया है और बता दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, तो यहां पे जो हमारा एक, अब देखो इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है, आपको पता नहीं कौन सा कन्वेंशन है। अब देखो मीना माटा यहां पे दे दिया है आपको मरकरी के लिए है, वाइना कन्वेंशन ये दे दिया है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए, स्टॉकहोम के बारे में दे दिया है आपको ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो भैया ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट कौन सा करेगा भाई? जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज वाले ही करेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो आराम से इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये नहीं दिया हुआ होता ये चीज, तो आप हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम होता, लेकिन ये जब दे दिया है आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मैं डिस्कस करता हूं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस के बारे में। अब जैसे बात किया गया है मीनामाटा कन्वेंशन, ठीक है, ये है मरकरी के ऊपर, ये 2013 में आया था, ये कन्वेंशन जो है 2013 में आया था, ये मरकरी के ऊपर है। यूएनएफसीसी, इसी को हम लोग बोलते हैं रियो अर्थ समिट, इसी का नाम है, इसी में हुआ था रियो अर्थ समिट। ओके, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था। वीना कन्वेंशन जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए है, ठीक है। ये वीना कन्वेंशन आपको 1985 में हुआ था। उसके अलावा वीना के साथ साथ एक और कन्वेंशन जो कि ओजोन लेयर के बारे में बात करता है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, ये पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपने नाम सुना होगा इसका। ओके, अब मॉन्ट्रियल एक जगह है, कहां पे? कनाडा में। तो यहां पे आपको हुआ था ये प्रोटोकॉल, और ये भी आपको ओजोन लेयर के बारे में ही बात करता है। 1987, इसके जस्ट 2 साल के बाद आपको ये प्रोटोकॉल हुआ था। अब बात करें स्टॉकहोम के बारे में, तो स्टॉकहोम 2001 में हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था? 2001 में। इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटोकॉल है, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। नो, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में, और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपको ग्रीन हाउस गैसेस से, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से आपको क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड है। तो इस चीज को आपको कुछ कुछ ये जो प्रोटोकॉल है कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल याद आ रहा है मुझे, दैट इज रामसर, रामसर कन्वेंशन। तो ये रामसर कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड्स के लिए है, ये एक्चुअली किसके लिए? वेटलैंड्स के लिए। 1971 में ये हुआ था आपको रामसर कन्वेंशन। रामसर एक जगह है ईरान में, और ये वेटलैंड्स के लिए। वेटलैंड डे कब आते हैं हम लोग? अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि वेटलैंड डे कब आते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, तो कब आते हैं हम लोग? वो मनाते हैं हम लोग 2 फेब, 2 फेब को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, अच्छा, इंडिया में रामसर साइट कितने हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रामसर साइट इंडिया में कितने हैं, क्या आप बोल सकते हो? तो इंडिया में टोटल रामसर साइट्स अभी अभी के हिसाब से, ये लेटेस्ट आपको करंट अफेयर्स है जनवरी या फरवरी की। ओके, तो 89 टोटल कितने हो चुके हैं अब? 89 नंबर ऑफ रामसर साइट, और एशिया में हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर इन एशिया ऑफ रामसर साइट्स। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, लीवर और पुली, इसके लॉ को डिस्कवर किसने किया है? पुली और लीवर आपको पता है, इसके लॉ को डिस्कवर किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने आपको डिस्कवर किया है लीवर और पुली के बारे में। तो इसके अलावा अगर आर्किमिडीज के बारे में पूछा जाए, तो आर्किमिडीज एक और आपको इन्वेंशन है या फिर एक और उनका डिस्कवरी है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो किसके बारे में बात करता है? बायोएंसी के बारे में बात करता है, बायो एंड फोर्स के बारे में बात करता है। ओके, बायो एंड फोर्स के बारे में बात करता है। ये भी किसका डिस्कवरी है? तो आर्किमिडीज का डिस्कवरी है। उसके अलावा एक और आपको पता होगा, पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस आप जानते हैं, ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है, जिन्होंने क्या किया हम लोग को? पाइथागोरस थ्योरम दिया है, दैट इज h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, एक आदमी यहां पे है आपको डेमोक्रिटस। ओके, डेमोक्रिटस का नाम क्यों है? क्योंकि पहली बार अगर किसी ने एटॉमिक थ्योरी दिया है यूनिवर्स का, एटॉमिक थ्योरी, तो वो था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने आपको एटॉमिक थ्योरी दिया है, किसका? यूनिवर्स का दिया है। तो ये आपका होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नाउ 13 क्वेश्चन, द कुषाण एम्पर कनिष्क who ruled from the last first to the early mid century was, किस नंबर के कुषाण रूलर थे? ये कनिष्क थे, वो किस नंबर के कुषाण रूलर थे? क्या वो सेकंड थे, फोर्थ, थर्ड या फिफ्थ?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड। तो अगर हम बात करें कुषाण डायनेस्टी की, ओके, तो कुषाण डायनेस्टी से पहले सिंथियंस थे आपको, साकास, ओके। पहले सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले थे इंडो ग्रीक्स, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के बाद आए थे आपको सिंथियंस, दैट इज साकास, ओके। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आपको आए थे पार्थियंस, और तब कौन थे? तब आपको था कुषाण, ओके। ये था आपको, अगर बात करूं मैं मिडिल ईस्ट से जो आए थे आपको कंट्री से, वो ये सब थे। आपको ये आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस वाइज, ओके। पहले इंडो ग्रीक्स, तब साकास, तब पार्थियंस, तब आपको कुषाण। अब मैं अगर बात करूं कनिष्क के बारे में या फिर कुषाण डायनेस्टी के बारे में, तो कुषाण डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर का नाम, जो कि उनके फाउंडर थे, उनका नाम था कुजुल कैटफिसेस, ओके। कुजुल कैटफिसेस था। नंबर 2 के बारे में बात किया जाए तो नंबर 2 में थे वीमा कैटफिसेस, जो कि कुछ कनिष्क के फादर थे। और नंबर 3 हमारे, जो कि हमारा क्वेश्चन ही है, वो कौन थे? हमारे कनिष्क थे, ओके। अब कुषाण डायनेस्टी जो थे वो कहां से, आपको एक्चुअली में ये किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्जाम में। वो यूएची ट्राइब से बिलोंग करते थे आपको कुषाण डायनेस्टी, ओके। उसके अलावा कनिष्क, कनिष्क फेमस है आपको किसके लिए? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। अगर बात किया जाए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड के बारे में, ठीक है, गोल्ड का प्योरेस्ट फॉर्म के बारे में, तो ये कनिष्क के समय में ही हुआ था। अगर बात करूं पहली बार गोल्ड इंडिया में क्वाइन के रूप में कब यूज हुआ था, तो वो इंडो ग्रीक्स के समय में, आपको यूज हुआ था किसका? क्वाइन का। मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम किसके समय में था, तो मैक्सिमम था आपको गुप्ताज के समय में, गुप्ता एम्पायर। इसलिए हम इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, गुप्ताज को, ओके। और कनिष्क का एक और इंपॉर्टेंट है, जो कि है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपको कनिष्क के समय में ही हुआ था। कहां पे? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था आपको। तो ये आपका इस क्वेश्चन का डिस्कशन था। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस। सेंसस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी के एसएससी के हिस्ट्री में, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कहीं भी हो, क्वेश्चन सेंसस से आपको पूछा ही जा रहा है। तो सेंसस ये क्वेश्चन क्या था कि हिंदू रिलीजन का ग्रोथ रेट क्या है? ये एक वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चंस में आता है कि हिंदू पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या था। तो भाई हिंदू पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था आपको 16.8%। ऑप्शन नंबर ए 16.8% ग्रोथ रेट हिंदू का था। अगर पूछा जाए मैक्सिमम ग्रोथ रेट किस पॉपुलेशन का था, तो वो था आपको मुस्लिम्स का, ओके। मुस्लिम्स का आपको सबसे हाईएस्ट था ग्रोथ रेट, जो कि था 24.6% आपको ग्रोथ रेट था। अगर हम 2011 के सेंसस के बारे में बात करें, तो हिंदू का पॉपुलेशन था 79.8%। और अगर बात करें हम लोग मुस्लिम्स का, तो मुस्लिम्स का था 14.2%। तो ये मेजोरिटी आपको इसी दोनों से आपको पॉपुलेशन है इंडिया का, ओके। उसका 0.4% आपको जैन, 0.7% बुद्धिस्ट, इस तरह से आपको चलते आ रहा है ये सब। नाउ अगर मैं सेंसस के बारे में कुछ बात करूं, तो सेंसस के बारे में अगर बात करूं तो हाईएस्ट, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार का। पता होगा 2011 के सेंसस अनुसार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? बिहार है, दैट इज 1106। 1106 आपको बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर लोएस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर यूटी में बात किया जाए तो आपको पता है दिल्ली टॉप कर रहा है आपको, और वो भी कितना, अगर मैं बताऊं आपको, तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 11,297। ये है दिल्ली का, हर पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने आदमी रहते हैं। लिटरेसी रेट में आपको पता है, लिटरेसी रेट में नंबर 1 है केरला, और लोएस्ट क्या था आपको? बिहार, ठीक है। और अगर मैं आपको बात करूं पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन में हाईएस्ट आपको उत्तर प्रदेश है और लोएस्ट सिक्किम है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आपको आता है कि पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद कौन है, तो उसका बिहार नहीं है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं बिहार, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र है, और तब बिहार है आपको पॉपुलेशन में, ओके। तो ये था आपको सेंसस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। नाउ नंबर 15, ये तो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन है थीम के बारे में, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन थीम के बारे में कि एविएशन एक्सपो जो हुआ था विंग्स इंडिया का, उसका थीम क्या है।
तो उसका थीम आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कनेक्टिंग इंडिया द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट रेट 2047। एक्चुअली 2047 क्या है, 2047 हमारा 100 साल हो जाएगा हमारे इंडिपेंडेंस का। तो उसके लिए काफी ज्यादा टारगेट आपको 2047 में रखा गया है। ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया को भी काउंटर करने के लिए, उसको भी खत्म करने के लिए 2047 का टारगेट रखा गया है आपको। अगर अगर मैं बात करूं यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, तो कौन है, तो श्री राम मनोहर नायडू जो हैं वो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है क्वालिफिकेशन नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 124, अब 124 आर्टिकल जो है वो क्या आता है, देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट, देयर शुड बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ये बोलता है 124 आर्टिकल। और 124 आर्टिकल के सब क्लॉज 3 में आपको बताया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब सबसे पहला क्या है, सबसे फर्स्ट है देयर ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला क्या है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है, ही शुड बी अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स और अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। तो भाई जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, भाई ये तो पॉइंट सही है। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स, ये भी सही है। एंड उसके अलावा है मे बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आपका सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट, ये लिखा हुआ ही नहीं है हमारा आर्टिकल 124 में कि एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द लास्ट 10 इयर्स, ये हमारे में लिखा हुआ नहीं है। तो दिस इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम लोग को ध्यान रखना है, और उससे एक ट्रिक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को सीट ऑफर की, सार्क कंट्रीज को क्या की, सीट ऑफर की। ये आपको ट्रिक है याद करने का। देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 124। सार्क एस 125। ओके, पहला है आपको सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको एडहॉक, जो आपका एडहॉक जजेस है उसके बारे में बताया कि एक्टिंग, सॉरी फॉर द ए पे क्या होता है हमारा, एक्टिंग जजेस होता है। उसके बाद क्या होता है, एडहॉक जजेस होता है। आर से क्या होता है हमारा, रिटायर्ड जजेस होता है। और 129 ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सी, दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 129 में क्या बोलता है आपको, देयर शुड बी, सुप्रीम कोर्ट शुड बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो भी आपको रिकॉर्ड रखना है वो सुप्रीम कोर्ट, जब कोई डिसीजन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को पहले के केसेस के अनुसार वो देखता है, वो रिकॉर्ड कर रखता है और उस केस के तहत अपनी, उस केस के अनुसार अपना डिसीजन वो सुनाता है। ये होता है आपको। ठीक है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, तो भाई ये किसका है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज कूलम्स लॉ। जिस यहां पे F क्या है, F जो है एक इलेक्ट्रिक फोर्स के काम कर रहा है। Q1 और Q2 क्या है, Q1 और Q2 दैट इज पॉइंट चार्जेस, और R क्या है, उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है आपको, R है, और F क्या है, उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये आपको क्या है, आपको यही है कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ। अगर हम लोग बात करें बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ डील करता है आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में डील करता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डील करता है। उसके अलावा चार्ल्स लॉ के बारे में बात करें तो चार्ल्स लॉ में बोला गया है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस का, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बोलता है आपको चार्ल्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग ने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता है भाई,
ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को। और जब हम प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू IR। R क्या होता है, यहाँ R किसके लिए स्टैंड करता है, R स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस, और इसी का आपको एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसका सेक्शन क्या होता है आपको, ओम होता है, और यही क्या है आपको, ओम्स लॉ है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान इन द हिस्ट्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ दरगाह शरीफ टू वियर द साइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भाई फर्स्ट सुल्तान कौन है, तो पहले सुल्तान जो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गए थे, ये क्वेश्चन आपको इससे पहले एमटीएस में आ चुका है। तो भाई एमटीएस के क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फर्स्ट सुल्तान थे जो कि गए थे दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। अब अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनको हम लोग बोलते हैं पागल बादशाह एक तरह से, क्योंकि या फिर वाइजेस्ट फूल भी बोलते हैं इनको हम लोग, वाइजेस्ट फूल। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इनका 3 डिसीजन, जो भी डिसीजन लेते थे एक्चुअली में वो अच्छा होता था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट ये कर नहीं पाते थे। तो वो वाइजेस्ट तो थे लेकिन फिर भी एक फूल ही थे। ठीक है, तो जैसे पहला उनका सबसे खराब डिसीजन जिसको बोला जाता है, दिल्ली से अपना कैपिटल को शिफ्ट करना दौलताबाद, उसके अलावा द्वा में टैक्सेशन लगाना जबकि फेमाइन आया हुआ था, उसके अलावा टोकन करेंसी को इशू करना। मतलब क्या हुआ हमारा कि वो करेंसी जो कि एक्चुअली में चलते आ रहा था सिल्वर करेंसी, उसको बंद करके आपको कॉपर करेंसी चलाई गई, जिस कारण क्या हुआ, पूरी तरह से मिंटिंग होना स्टार्ट हो गया कॉपर का, और सिल्वर जो आपका करेंसी था वो वापस उनको लाना पड़ा, और काफी नुकसान हुआ किसको, पूरे एम्पायर को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, नाउ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो दाग और हुलिया प्रथा, दाग और हुलिया प्रथा जो है वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। भैया सैलरी जो फिक्स करने का काम था आर्मी में, कैश देना, वो इनके द्वारा किया गया था। फिक्स प्राइजेस किया गया था, मार्केट रिफॉर्म्स लाया गया था, मार्केट को उनको बताया था सराय आदिल, ठीक है, नाम दिया गया था सराय आदिल, ये नाम दिया गया था आपको मार्केट को, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके अलावा अलाई दरवाजा, सीडी फोर्ट, ये सब बनवाया गया था उनके अलाउद्दीन के द्वारा। अब बात करें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, तो ये तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। बलबन के बारे में, तो बलबन ने स्टार्ट किया था सजदा और पैबोस की प्रथा और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये 2 चीज आपको बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑन द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया लॉन्च इज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन। तो कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब पहला टेस्ट हुआ था पोखरन में, तो क्या वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, वीवी गिरी या फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वीवी गिरी। तो 18 मई 1974 को क्या हुआ था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, क्या नाम था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का नाम था, पोखरन में जो हुआ था। इस समय प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा, मैडम इंदिरा गांधी। इससे पहले ये न्यूक्लियर वेपनिंग का टेस्ट था, ये न्यूक्लियर टेस्ट था। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज के बाद न्यूक्लियर वेपन था, दैट इज यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, और इंडिया छठा कंट्री बना जिसके पास न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था, ये इसके बाद। ओके, अब वीवी गिरी थे इस समय पे। अब अगर न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात आई, तो न्यूक्लियर वेपन्स में सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर बम का हमला हुआ है, जो हम लोग को सबको पता है, दैट इज 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हुआ था हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। तो हिरोशिमा पे जो हुआ उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो हुआ, जो बम गिरा था, उसका नाम था फैट मैन। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ये एक डेडलीस्ट एटॉमिक वेपन का हथियार आपको हुआ था किसमें, यूएसए के द्वारा जापान में गिराया गया था। नाउ अगर मैं बात करूं इसकी, ये तो फर्स्ट टेस्ट था पोखरन में, अगर मैं बात करूं पोखरन 2 के बारे में,
तो पोखरण 2 भी हुआ था आपको 1998 में मई में हुआ था आपको पोखरण का टेस्ट। अब इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और हम सबको लगता है उस समय प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन यह बात गलत है। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय प्रेसिडेंट नहीं थे, उस समय प्रेसिडेंट थे के आर नारायण। के आर नारायण उस समय के प्रेसिडेंट थे। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमिनो एसिड, अब कौन सा एमिनो एसिड जो है वो रेगुलेट करता है आपका एपेटाइट को, स्लीप को और मूड को? तो इसके ये एक क्वेश्चन है आपको एमिनो एसिड से, एक हार्ड क्वेश्चन माना जाता है इसको। इसका आंसर है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो आपके एपेटाइट, स्लीप और मूड को रेगुलेट करता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी लीड दी सत्याग्रह एंड द हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम? अगर बात किया जाए पहला सत्याग्रह के बारे में तो 1917 में हुआ था फर्स्ट सत्याग्रह, जो कि था क्या, कौन सा? तो चंपारण सत्याग्रह था। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है फर्स्ट सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक। तो पहली बार जो हंगर स्ट्राइक हुआ था वो हुआ था 1918 में। 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स, ओके, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक हुआ था 1918 में, जो कि मिल वर्कर्स का स्ट्राइक था किसके खिलाफ? ओनर्स के खिलाफ, क्योंकि ओनर्स उनको बोनस देने के लिए मना कर रहे थे और उनके सैलरी पे हाइक नहीं कर रहे थे। इसके लिए गांधी जी को बुलाया गया था अहमदाबाद, किसके द्वारा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसके द्वारा बुलाया गया था? तो वो बुलाया गया था अनुसुईया साराभाई के द्वारा। अब ये पहली बार था जब कि हंगर स्ट्राइक हुआ था अहमदाबाद मिल वर्कर्स। इसके अलावा 1918 में एक और हुआ था जो कि था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। उसके अलावा गांधी जी का अगर मैं और मूवमेंट के बारे में बात करूं तो 1919 में खिलाफत मूवमेंट के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वो उन्होंने वापस ले लिया था इस मूवमेंट को। फिर 1930 में उनका मूवमेंट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट था, और 38 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो गई थी, जिसको हम लोग मार्टियर्स डे के रूप में मनाते हैं। ओके, नाउ इन विच द फॉलोइंग फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन? अच्छा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन का होता है, आपको मॉडल दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा में। और किस साल दिया गया था? तो साल था 1972। 1972 में आपको सिंगर निकोलसन के द्वारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया था। अगर मैं आपको बात करूं कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरह का मेम्ब्रेन होता है, तो वो होता है आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है आपको आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं किसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, तो वो होता है लाइजोसोम। लाइजोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर मैं बात करूं पावर हाउस सेल किसको बोलते हैं, तो पावर हाउस सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि किसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको बोलते हैं हम लोग, तो राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। नाउ गिनीज रिकॉर्ड किसने किया था फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट का 565 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जुलाई 2023 में? ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है और इसका आंसर है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। ओके, ये आपको बैडमिंटन प्लेयर हैं इंडिया के जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसका फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट का। नाउ बात करूं मैं सानिया नेहवाल की, तो सानिया नेहवाल फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर है जिनको ओलंपिक मेडल मिला था। कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। ओके, और पीवी सिंधु ऐसी बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनको 2 बार ओलंपिक मेडल मिल चुका है। एक बार रियो में 2016 में इनको मिला था सिल्वर मेडल, और टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक था उसमें मिला था इनको ब्रॉन्ज मेडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया बीट पाकिस्तान? फिर से करंट अफेयर्स क्वेश्चन है मेंस जूनियर एशिया में, ये रिलेटेड होता है हॉकी से। ओके, अब इंडिया जो है 5 टाइम्स चैंपियन बन चुका है, मैक्सिमम टाइटल इंडिया के पास है मेंस जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान को हरा करके। हॉकी है ये खेल। नाउ हमारा आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ
ICP, that is International Comparison Program, led by the United Nations Statistics Division, UNSD. अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आप ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। भाई स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है आपका, ये क्या डाटा कलेक्ट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड पे? तो नहीं। क्या ये इंप्लीमेंट करेगा स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस बनाएगा क्या ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेट देगा? तो नहीं। तो ऑप्शन इसका एक ही सही होता है। जब आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हो तो ये कैलकुलेट करेगा परचेसिंग पावर पैरिटीज पीपीपी को और प्राइस लेवल इंडिसेस को ये कैलकुलेट करने का काम करेगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन था। तो ये रहा आपका वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।